प्रिय भैया बहनों, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो रासायनिक संयोग के नियम यहाँ पर आज हम उसको अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या है, उसको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। तो आज उसके आगे जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग का नियम, जो बहुत इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे रासायनिक संयोग के नियम 5 प्रकार के होते हैं। रासायनिक संयोग का नियम यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्यमान अविनाशिता का नियम। द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्यमान अविनाशिता का नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। और सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर देखेंगे स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। और इसमें देखेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। और तीसरा टाइप का है गुणित अनुपात का नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और देखेंगे फोर्थ नंबर पर देखेंगे तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और देखेंगे नंबर 5 में है गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यानी कि गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो यानी कि यहाँ पर ये गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम क्या है, तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो वहाँ पर नंबर एक पर हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्यमान अविनाशिता का नियम। यानी कि सबसे पहले एक क्रम से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ये क्या होता है, इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पहला देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, उसको देखेंगे। यानी कि रशियन वैज्ञानिक लोमोनोसॉव ने 1796 में, यानी कि 1796 में द्रव्यमान संरक्षण के नियम की प्रतिपादन किया, जिसकी लेवासिये ने 1789 में तथा लैंडोल्ट आदि वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की। तो इस नियम के अनुसार रासायनिक या भौतिक अपक्रिया में, इस नियम के अनुसार रासायनिक या भौतिक अपक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, चाहे वह भौतिक अपक्रिया हो या रासायनिक अपक्रिया।
तो यानी कि उसमें कुल पदार्थों का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित यानी कि कह सकते हैं, एक लैंग्वेज में कह सकते हैं, अवक्रिया के पूर्व पदार्थों का द्रव्यमान इज इक्वल टू होता है अवक्रिया के उपरांत पदार्थों का द्रव्यमान। यानी कि तो इसको अगर से हम डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, तो अगर से यानी कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि जितना रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का होगा। जैसे हम बात करें यानी कि यहाँ पे इस नियम के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक, ध्यान देंगे, रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया में ऐसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार रासायनिक या भौतिक, इस नियम के अनुसार रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान, पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अर्थात यहाँ कह सकते हैं अभिक्रिया के पूर्व पदार्थों का द्रव्यमान, कह सकते हैं अभिक्रिया के पूर्व पदार्थों का द्रव्यमान इज इक्वल टू हो जाएगा अभिक्रिया के उपरांत, अभिक्रिया के उपरांत, अभिक्रिया के उपरांत पदार्थों का द्रव्यमान। यानी कि कोई भी अभिक्रिया, चाहे भौतिक हो अभिक्रिया हो या फिर रासायनिक अभिक्रिया हो, तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि जो पदार्थ यहाँ पर अभिक्रिया होने के पहले जितना उसका द्रव्यमान था और अभिक्रिया होने के बाद जो वहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है, तो उन दोनों में अगर से कंपैरिजन जब किया गया तो देखा गया दोनों की यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, समान। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट, अगर जिसको लिखें मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया, सपोज करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर कोई लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया A+B, सपोज करते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया मान लेते हैं यहाँ पर A+B, ये अभिक्रिया करके यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर C+D, सपोज कर लेते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया A+B आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पर अभिक्रिया हमारा क्या बनाता है, C+D। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं A का मास यहाँ पे सपोज करते हैं 3 ग्राम, सपोज कर लेते हैं A कितना ग्राम है, 3 ग्राम, और B कितना ग्राम है, B
बी सपोज करते हैं यहाँ पर 2 ग्राम है। और यहां पर देखेंगे सपोज करिए यहाँ पर ये सी मान लेते हैं यहाँ पर 4 ग्राम और डी मान लेते हैं यहाँ पर 1 ग्राम। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया हमारा क्या बताना चाह रहा है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्यमान अविनाशता का नियम, ये क्या कहना चाह रहा है। तो यानी कि यहाँ पे अभिक्रिया होने के पहले का द्रव्यमान, यानी अभिक्रिया ना हुआ, यानी कि A प्लस बी कह रहा अभिक्रिया होने के पहले का द्रव्यमान, यानी कि पहले का द्रव्यमान इसका कितना है 3 प्लस 2, यानी कि 3 का यहाँ पर A का द्रव्यमान 3 ग्राम है और B का यहाँ पर 2 ग्राम है। इसलिए अगर दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर कितना आएगा 5 ग्राम। तो यानी क्या कह रहा है अभिक्रिया होने के पहले पदार्थों का द्रव्यमान। तो यानी कि हमारा पदार्थ यहाँ पर क्या है अभिक्रिया होने के पहले, यानी कि पदार्थ A है और पदार्थ क्या है B। तो यानी अभिक्रिया होने के पहले पदार्थों का द्रव्यमान A प्लस B का दोनों का योग करेंगे, यानी कि 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। उसके आगे कह रहा है अभिक्रिया होने के पहले का द्रव्यमान इज इक्वल टू अभिक्रिया होने के बाद का द्रव्यमान। A अपरिवर्तित रहता है, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी अभिक्रिया होने के पहले जितना था उतना ही अभिक्रिया होने के बाद भी। तो यानी कि हम बात करें यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि 4 और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि यहाँ पर ये रिएक्टेंट का मास आता है, यहाँ पर कह सकते हैं आता मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यानी कि यहाँ आपस में दोनों कितना है रिएक्टेंट का यहाँ पर देखेंगे 5 ग्राम है, यानी कि 5 ग्राम, और यहाँ पर प्रोडक्ट का कितना है 5 ग्राम। ये यहाँ पर सपोज यहाँ पर मान ये देखेंगे जब दोनों, यानी कि कोई ऐसी अभिक्रिया अगर से यहाँ पर आता है तो देखेंगे यहाँ पर ये रिएक्टेंट का मास और ये देखेंगे प्रोडक्ट का मास जब आपस में दोनों समान हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्यमान अविनाशता का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर कहते हैं। तो आगे और जैसे एग्जांपल में देखते हैं, यानी कि इसको नोट कर लेंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि की है। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण नियम यहाँ देखेंगे लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। तो लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया उसको देखते हैं। तो लैंडोल्ट ने यहाँ पे एक यंत्र कैपिटल एच नली के एक कैपिटल एच टाइप का एक नली लिए जो यहाँ पर कैपिटल एच जैसा दिखता है। तो यानी कि यहाँ पर एक यहाँ पे एक नली में यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे Ag NO3 और एक में यहाँ पे NaCl
NaCl क्या कह सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, इसमें कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं लैंडोल्ट का प्रयोग, यानी कि लैंडोल्ट का द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि किस प्रकार की है उसे देखते हैं। यानी कि लैंडोल्ट ने एक एच कैपिटल एच टाइप का एक नली लिए जिसमें उसका आंतरिक सिरा आपस में क्या था, खुला था। तो यानी कि पहले, यानी कि ये हमारा मान लेते हैं ए ट्यूब है और ये क्या है, बी। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे उन्होंने एक ट्यूब में AgNO3 और दूसरे ट्यूब में क्या लिए, NaCl या HCl, कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि AgNO3 और NaCl ये दोनों अलग अलग लेकर के इसका वजन किया गया। तो यानी कि इसका वजन करने पर कुछ अलग अलग था, यानी कि दोनों को पहले इसका मास यहाँ पर देख लिया गया। तो यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर ये मान लेते हैं ये 5 ग्राम, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि NaCl जो है 5 ग्राम और यहाँ पे AgNO3 की संख्या मान लेते हैं यहाँ पर 3 ग्राम। तो यानी कि यहाँ पर देखें कि इन दोनों को आपस में, फिर दोनों को आपस में यहाँ पर दोनों को आपस में मिक्स कर लिया। यानी कि मिक्स करने पर ये AgNO3 और NaCl आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। यानी कि मिलने के बाद ये अपक्रिया, यानी कि यहाँ पर AgNO3 प्लस यहाँ पे देखेंगे NaCl, ये दोनों जब आपस में मिक्स होकर के एक नया प्रोडक्ट का निर्माण, यानी कि एक नया प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यानी कि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। यानी कि मिलने के बाद यहाँ पर आपस में क्या बनाएगा, ये दोनों आपस में अपक्रिया करके यहाँ पर AgCl बनाएगा और देखेंगे प्लस यहाँ पे Na, यहाँ पे हो जाएगा NaNO3, ये दोनों आपस में मिल करके अपक्रिया बना। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये अपक्रिया में इसका द्रव्यमान ये कितना था, AgNO3 का ये 3 ग्राम था और NaCl देखेंगे 5 ग्राम, और ये देखेंगे आपस में अपक्रिया करने के बाद AgCl ये सपोज करते हैं यहाँ पे ये 4 ग्राम बना है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये 4 ग्राम बना है और यहाँ पर ये देखते हैं ये भी 4 ग्राम। तो यानी कि यहाँ पे जितना पहले था, यानी कि इन दोनों का योग करके यहाँ पे मान लेते हैं ये 8 ग्राम यहाँ पर आया। यानी अपक्रिया होने के पहले, यानी कि इन दोनों को आपस में मिलाने से पहले इन दोनों को जितना इसका मास था और इसका मास था दोनों को योग किया गया, तो कितना था, 8 ग्राम था। और यानी कि दोनों को आपस में जब अपक्रिया कराया गया, अपक्रिया करने के उपरांत, यानी कि अपक्रिया होने के उपरांत यहाँ पर हमारा ये अपक्रिया क्या बना, यानी कि 4 ग्राम ये और ये 4 ग्राम ए, यानी कि इन दोनों का आपस में योग किया जाए प्रोडक्ट का, तो ये भी जो है कितना आएगा, 8 ग्राम। तो इस प्रकार से इस अपक्रिया की क्या हुई, यानी कि यहाँ पर देखा गया रिएक्टेंट का, यानी कि लिख सकते हैं अतः मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पर ये 8 ग्राम है और इज इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। तो इससे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हुई। यानी कि ऐसे बहुत से अपक्रियाएं यहाँ पे और भी रिएक्शंस उसमें थे
उसके मतलब और भी वैज्ञानिक अपना अपना रिएक्शन जो है वो उसमें अलग अलग पुष्टि की है। तो आगे और रिएक्शन देखेंगे, जैसे ये हमारा जो है लैंडोल्ट का प्रयोग, तो लैंडोल्ट ने किस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि की है, यानी कि यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि अपक्रिया होने के पहले पदार्थ का द्रव्यमान जितना था और अपक्रिया होने के बाद पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, यानी कि दोनों आपस में दोनों बराबर हैं। तो अगर जब दोनों इक्वल हों तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। जैसे और भी देखेंगे, जैसे देखेंगे NaCl और H2SO4, जानेंगे NaCl और H2SO4 को यहाँ पर जब अपक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा क्या, Na2 और SO4 प्लस यहाँ पर बनाएगा HCl, यहाँ पर क्या बनाएगा HCl। तो यानी कि यहाँ पे बैलेंस को पूरा कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पर 2 कर लेंगे। और ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर क्लोरीन की संख्या इधर 2 हो गई, तो इधर भी क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज करते हैं, यहाँ पे NaCl 4 यहाँ पर मान लेते हैं 4.95 ग्राम मान लेते हैं, ये 4.95 ग्राम है, और H2O ये मान लेते हैं 98 ग्राम, यानी कि अपक्रिया होने के पहले की बात किया है। और ये सपोज करते हैं ये हमारा ये 12.0 ग्राम सपोज करते हैं, ये हमारा इतना है 12.0 ग्राम। और देखेंगे इसको मान लेते हैं 2.75 ग्राम, ये हमारा कितना है, तो यानी कि इसको हम किस प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे उसको देखेंगे। इसको अगर से हम लोग ऐड करेंगे तो यानी कि 9.8 और 4.95 इसको दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करने पे कितना आएगा 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 14.75, यानी कि यहाँ पर आएगा 75 ग्राम। ऐसे ही इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 12.0 और 2.75, यानी कि 12 और 2 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14.75, यानी कि ये भी हमारा हो गया 14.75 ग्राम। इसमें क्या पता चल रहा है, यानी कि इन अपक्रियाओं को देखने से यही पता चल रहा है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट हमारा यहाँ पर क्या है 14.75 ग्राम, और इज इक्वल टू यहाँ पर मास ऑफ प्रोडक्ट्स का यहाँ पर कितना है 14.75 ग्राम। तो इस प्रकार से जब दोनों अपक्रिया होने के पहले का पदार्थ का द्रव्यमान और अपक्रिया होने के बाद का पदार्थ का द्रव्यमान, जब दोनों द्रव्यमान आपस में क्या हो, बराबर हो, कहने का मतलब क्या है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, ये अपक्रिया होने को पहले जितने भी यहाँ पर कंपाउंड्स लिखे जाते हैं उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और अपक्रिया होने के बाद जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वो उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। यानी कि ये जब दोनों आपस में बराबर होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम करते हैं। यानी कि इस प्रकार से देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि जो है लैंडोल्ट और लेवासिए इत्यादि वैज्ञानिकों ने
इसकी पुष्टि किया था। तो इस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो जाता है और इसको नोट कर लेंगे। तो आगे हम इस नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका सेकंड नियम, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो यानी कि वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यानी कि इसको नोट कर लेंगे। धन्यवाद।